बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बहुत ही मशहूर व मारूफ जर्मन स्कॉलरशिप प्रोग्राम दाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम के मुतालिक तमाम तर तफसीलात बताएंगे और आपको यहाँ पर अप्लाई करने का बाकायदा प्रैक्टिकल तरीक़ाकार भी समझाएंगे। और हम आपको ये भी बताते चलें कि दाद स्कॉलरशिप के लिए जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उस वक्त बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद दाद स्कॉलरशिप को सिक्योर करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस पेज पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, जो कि दाद स्कॉलरशिप के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है, यहाँ पर लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही ज़रूरी है। जबकि हकीकत ये है कि दाद स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको इंतहाई तफसील के साथ तमाम तर जो चीज़ें हैं वो बताएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए दाद स्कॉलरशिप में अप्लाई करना कदरे आसान हो जाएगा। तो आप वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। फिर भी अगर कोई आपका सवाल बच जाए तो आप उसको वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मुल्तमिस हैं कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। आप इन दोनों प्लेटफार्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम तर आने वाले स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुँचती रहें। तो इस वक्त मैं दाद स्कॉलरशिप्स के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, जिसको उर्फ़ आम में ई पोस्ट भी कहा जाता है। ये दर हकीकत उन कंट्रीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं इस ई पोस्ट स्कीम के तहत, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से मुल्क आते हैं? वो कंट्रीज़ जो कि अभी मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं हैं बल्कि वो तरक्की पजीर हैं और इनके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। मैं सबसे पहले आपको उनकी लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम नई टैब में ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये वो कंट्रीज़ हैं कि अगर आप इनमें से किसी के एक के साथ भी बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप स्कीम ई पोस्ट के लिए जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें साउथ एशियन रीजन की तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मुल्क पाकिस्तान भी मौजूद है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर। इसलिए एलिजिबिलिटी को लेके हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि आया पाकिस्तान यहाँ पे एलिजिबल है भी या नहीं। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं या कौन कौन से जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 2027 और 28। ठीक है, तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दाद स्कॉलरशिप स्कीम जो है ना, इनका उसूल ये है कि आपने जिस साल क्लासेस लेनी है ना उससे ठीक एक साल पहले आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। यानी अगर आपने 2027 अक्टूबर में वहाँ पे क्लासेस लेनी है तो इसके लिए आपको 2026 अक्टूबर तक जो है वो अप्लाई करने के लिए टाइम दिया जाता है। बहरहाल ये हर प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। ये नहीं है कि किसी मतलब कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। तमाम प्रोग्राम्स पे इसका इतलाक़ होता है कि सबके लिए आप अक्टूबर 2026 तक अप्लाई करेंगे और अक्टूबर 2027 में आप क्लासेस लेंगे। लेकिन जनरल रूल ये है कि आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे ना तो उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन होगी ठीक उसके एक साल बाद जो है वो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम्स की लिस्ट है जी, जो कि साल 2027-28 के लिए जो है वो जो इनटेक है उसके दौरान ये ऑफ़र किए जाएंगे। तो ये एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देख लेते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ग्लोबल हेल्थ का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल हेल्थ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम मिल जाएगा। तो बहरहाल आप इस लिस्ट को आके ख़ुद भी रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम हैं और आप रेलिवेंट डिग्री के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हेल्थ का प्रोग्राम है, तो हेल्थ के प्रोग्राम्स जो हैं इनके अंदर फार्मेसी का बंदा भी अप्लाई कर सकता है, एमबीबीएस जिसने किया हुआ है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर किसी का बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल नर्सिंग का है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है कि जो टोटल ड्यूरेशन होगी फंडिंग की, यानी कितनी देर तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो वो 12 महीने से लेके 42 महीनों तक हो सकती है। मतलब यहाँ पे दो किस्म के प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं, मास्टर्स और डॉक्टरल। तो मास्टर्स प्रोग्राम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो लेंथ होती है वो 2 साल होती है, यानी 24 महीने, कम से कम 12। और पीएचडी जो होती है उसकी लेंथ आप लोग जानते हैं 3 साल से लेके 4 साल तक हो सकती है। तो यहाँ पे जो पीएचडी की मैक्सिमम लेंथ होगी वो 42 महीने यानी 3.5 साल होगी। क्लियर है। उसके बाद जो दाद स्कॉलरशिप है उसके तहत आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो 992 यूरोस जो हैं वो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा अगर आप मास्टर्स लेवल के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर आप पीएचडी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको 1300 यूरोस जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन अब उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा के कर दिया है 1400 यूरोस, ठीक है। फरवरी 2026 से अब ये अमाउंट 1400 यूरोस कर दी गई है फॉर डॉक्टरल कैंडिडेट्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्टाइपेंड है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट करके देख लें, 992 यूरोस को अगर हम पाकिस्तानी पैसों में, पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके देख लें, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 3,15,000 से भी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है पर मंथ जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बहरहाल यहाँ पे अमाउंट से ज़्यादा जो मैटर करता है वो जर्मन डिग्री है, ठीक है। उसकी वैल्यू है, जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी पढ़ाई है और उसकी आगे फिर मार्केट वैल्यू है। जो स्किल सेट वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो स्किल्स आप डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे, जो आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, जो आपका एक्सपोजर होगा, असल कीमत इन चीज़ों की है, ना कि स्टाइपेंड की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस की मद में भी जो है वो पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, इसकी सहूलत भी यहाँ पे रखी गई है। फिर उसके बाद कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर, कुछ ख़ास हालात के अंदर कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किराए पर रिहाइश लेते हैं वहाँ पर, तो आपको उसका जो रेंट है उसके ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी, यानी वो रेंट आपको कम करके जो है वो पे करना पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। सब्सिडाइज्ड आपको हाउसिंग जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर कोई वहाँ पे पहुँचा हुआ है, कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ आया हुआ है, तो आपको उनके लिए भी अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप वहाँ पर उनकी भी देखभाल कर सकें, उनकी ज़िंदगी को भी आप वहाँ पे स्मूथली जो है वो रन कर सकें। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। यानी कि जो वो एक स्कॉलरशिप हासिल करने वाले कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करते हैं, या आप कह लें स्कॉलरशिप के एक उम्मीदवार कैंडिडेट से जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने अभी आपको प्रोग्राम्स की एक फ़हरिस्त दिखाई है। अब अगर हम इनमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम की, किसी भी प्रोग्राम जिनमें से यहाँ पे मौजूद है, उसकी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेपरेटली देखना है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट अप्लाई होगा। जब हम उसके लिए अप्लाई कर देंगे तो वो जो प्रोग्राम देने वाली यूनिवर्सिटी है वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करेगी। वो अगर ये देखती है कि हमारी एप्लीकेशन वाकई मतलब बेहतरीन है, तो वो फिर हमें दाद स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड कर देगी। तो फिर हमें दाद स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए बाद में हमें लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने दो क्राइटेरिया जो है उनको पूरा करना है। जो मतलब आपका प्रोग्राम है उसका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, दाद का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये क्राइटेरिया तो इतना नहीं है, इसको आप कह सकते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। तो बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी सिलेक्शन के यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया दाद का है, ठीक है। हर प्रोग्राम का क्राइटेरिया अपना डिफरेंट हो सकता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्कॉलरशिप का हासिल करने वाला उम्मीदवार है, ठीक है, कि जिसकी ख्वाहिश है कि उसको स्कॉलरशिप मिले, उससे हम ये तवक्को करते हैं कि वो काम कर रहा हो या किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर। तो ये एक उनकी मतलब चाहत है कि आपके पास
वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप बाकायदा प्रोफेशनली काम कर रहे हों, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, ठीक है, कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री का होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि आपकी जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अपर थर्ड उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की CGPA 3 से ऊपर है उनके चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी वही जो उसूल है कि द मोर द बेटर, जितनी ज़्यादा आपकी CGPA होगी उतना ही फ़ायदा है। लेकिन 3 से कम वालों को मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे अप्लाई करें और अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। और आपके पास कम से कम 2 साल का जो है वो रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का वर्ड है ना यहाँ पे लिखा हुआ, उन्होंने इसकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी कर रखी है। लेकिन अब मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, मैं आपको वैसे अल्फाज में बता देता हूँ, वरना इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से मुराद ये नहीं है कि एक बंदे ने इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर डिग्री की है और अब वो किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, या उसने कोई इंटर्नशिप किया है, या कोई उसका वॉलंटरी वर्क एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब है कि उसने जिस फील्ड में डिग्री ली है ना, उसी फील्ड के रेलिवेंट कोई काम किया जाए। यानी अगर एक बंदा इन्वायरमेंटल साइंसेस की डिग्री लेके आया है तो उसका काम किसी न किसी ऐसे अदारे के साथ, किसी न किसी ऐसी तंजीम के साथ होना चाहिए जो इन्वायरमेंट रिलेटेड काम करती है, जिसका यानी कि जो स्कोप है, या आप कह लें जिसका जो एरिया ऑफ वर्क है वो इन्वायरमेंट है। मतलब उस बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो उसकी डिग्री के साथ मुशाबहत रखता हो, उसके साथ रिलेटेड हो। ये ना हो कि उसकी डिग्री जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री में है, तो बजाय इसके कि वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करे, किसी इंडस्ट्री में काम करे, वो टीचिंग कर रहा हो स्कूल या कॉलेज या इवन यूनिवर्सिटी में, तो उसको वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और ये भी वो आपसे तवक्को करते हैं कि आपका जो स्टडी गैप है वो 6 साल से ज़ायद नहीं होना चाहिए। यानी आपने जो डिग्री कंप्लीट की है बैचलर की, वो 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा उसको हुए हों। इससे ज़्यादा टाइम अगर हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कोई ख़ास आपकी एप्लीकेशन को वहाँ पे इंटरटेन नहीं करेंगे। यानी अगर आप जर्मनी गए थे कभी और आपने वहाँ 15 महीने से ज़्यादा टाइम गुजारा है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अहल नहीं है। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रख लेनी है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आइलेट्स चाहिए है कि नहीं चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम चल सकता है कि नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है ना, जिस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाके आप देखें, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है वो आइलेट्स दरकार है या आइलेट्स आपको दरकार नहीं है। क्लियर? वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ कि हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करना अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, आप डायरेक्टली उसी प्रोग्राम की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इनमें से काफ़ी सारे प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जिनकी एप्लीकेशंस अभी फ्यूचर में ओपन होंगी, कुछ की अक्टूबर में, कुछ की नवंबर में, कुछ की अभी ओपन हो चुकी हैं। तो ये आपने जाके एक एक प्रोग्राम के अंदर चेक करते रहना है, ठीक है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी एक प्रोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है, MEG। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो हम इस प्रोग्राम की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इस प्रोग्राम की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि MEG एप्लीकेशन, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है MEG एप्लीकेशन जो कि आप देंगे दाद और ईपोस के लिए। तो हमें तो इसी के ऊपर फोकस करना है ना, हमें सिंपल है, यहाँ पर एडमिशन तो लेना नहीं है, हमें तो स्कॉलरशिप चाहिए। तो हम इस ऑप्शन पे गौर करेंगे कि यहाँ पे जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी क्लासेस कब शुरू होंगी, अक्टूबर 2027 में, और एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, 15 अक्टूबर 2026। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 साल पहले हमें एप्लीकेशन यहाँ पे देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब उन्होंने यहाँ पे वाज़े तौर पर लिख दिया है कि एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 2027 इनटेक के लिए वो है 15 अक्टूबर 2026। 15 जून से यहाँ पे दरख्वास्तें जो हैं उनकी वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लिहाजा आप यहाँ पे अब आराम से अप्लाई कर सकते हैं अंटिल 15 अक्टूबर। अब उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो प्रोग्राम जिसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसका क्राइटेरिया क्या है।
क्योंकि मैंने आपको बताया हमें 2 क्राइटेरिया जो है ना उनको फुलफ़िल करना है। हमें पहले प्रोग्राम का क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है और उसके बाद दाद का क्राइटेरिया मैं आपको दिखा चुका हूँ। प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और वो 6 साल से पुरानी ना हो, ठीक है? ये बात आपने याद रख लेनी है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है ये काउंट कब की जाएगी? अक्टूबर 2026 के अंदर। और उसके बाद अक्टूबर 2026 तक आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपके पास अपर 3rd डिवीज़न की डिग्री होनी चाहिए। अगेन 3 से ऊपर सीजीपीए हो तो बेस्ट है। और उसके बाद आप जर्मनी के अंदर 15 महीने से ज़ायद मुकीम ना रहे हों। तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्राइटेरिया है दाद स्कॉलरशिप कमेटी का जो क्राइटेरिया उसके साथ इस प्रोग्राम का क्राइटेरिया। क्लियर है? अब उन्होंने यहाँ पे नीचे जो है वो थोड़ा सा अगर हम आ जाएँ तो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक मास्टर डिग्री ऑलरेडी मौजूद है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेकंड मास्टर, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर कि आपको सेकंड मास्टर डिग्री क्यों करनी है और क्यों उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो उसका तरीकाकार उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स कहे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करके एक पीडीएफ फाइल में मर्ज करके इस ईमेल एड्रेस पे अरसाल कर देने हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो सबसे पहले है दाद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? तो आपने सबसे पहले उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये डाउनलोड पहले ही किया हुआ है। ये दाद एप्लीकेशन फॉर्म है जी। इसको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने एडिट करके वर्ड के अंदर तमाम तर मालूमात अपनी यहाँ पे पुट करके, ठीक है, नीचे आपने डेट वगैरह डाल के प्लेस का नाम लाजमी लिखना है, डेट और प्लेस लाजमी लिखनी है। तो ये आपने जो है जी ये वापस अपलोड कर देना है, ठीक है? कहाँ पे अपलोड करना? अपलोड तो नहीं करना, मतलब इसको आपने पीडीएफ फाइल के अंदर मर्ज कर देना है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ और इसको उसी ईमेल एड्रेस पे भेज देना है जहाँ पे जो है वो ऊपर हमने देखा है कि उसको भेजना है। और वो ईमेल एड्रेस दोबारा उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है MEG एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? ये जी MEG एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है? ये इस प्रोग्राम का स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म है। अब आपने इसको भी फिल कर लेना जिस तरह हमने दाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके जी 2 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे लेटर ऑफ मोटिवेशन। उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं ये वाली, ठीक है? आपने इन गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो कर लेना है। नहीं आपने लिख देना है इसको मोटिवेशन लेटर को, ठीक है? ये आपने सारी गाइडलाइंस आके पढ़नी है और उसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर तहरीर करना है इन गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो है वो 3 प्रोग्राम मैक्सिमम चुन सकते हैं। मैंने आपको जो प्रोग्राम दिखाए हैं ना यहाँ पे 27 28 इनटेक के लिए, उनमें से कोई 3 आप चुन सकते हैं। अभी मैं आपको दाद स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे भी 3 की ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये आप देखें, पहली चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। तो आप 3 प्रोग्राम चुन सकते हैं। आपने एक चुनना है आपकी मर्ज़ी, 2 चुनने आपकी मर्ज़ी, 3 चुनने आपकी मर्ज़ी, ठीक है? आप चुन सकते हैं। लेकिन अब आपने जितने भी प्रोग्राम चुनने हैं उन सब के लिए सेपरेट मोटिवेशन लेटर लिखने हैं। अगर आपने ऐसा किया कि आपने 2 प्रोग्राम चुन लिए और एक ही के लिए ही मोटिवेशन लेटर आपने साथ अटैच किया तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो सीवी आपने यहाँ पे बनानी है यूरोपास में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस सीवी के अंदर कोई गैप्स ना हो, यानी अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन ऑल गैप्स लॉन्गर देन 3 मंथ्स, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ है कभी कि आपने 3 महीने तक कोई काम नहीं किया स्टडी रिलेटेड, कोई एकेडमिक एक्टिविटी आपने नहीं की या उस दौरान कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था, 3 महीने आप फारिग थे, तो ऐसा नहीं यहाँ पे चलेगा। आपको जो है वो 3 महीने का गैप उसको कवर करना पड़ेगा। आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये 3 महीने जो थे आप क्या कर रहे थे, ठीक है? इस दौरान आपकी क्या एक्टिविटी थी। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। उसके बाद इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे आपकी एक्टिविटी लेटेस्ट है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एफएससी 2023 में की है और उसने बैचलर फॉर एग्जांपल किया है 2026 के अंदर, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो 2026 वाला जो बैचलर है उसको पहले लिखेगा, 23 वाली एफएससी बाद में, 21 वाला मैट्रिक बाद में, इस तरीके से, ठीक है? यानी सबसे जो लेटेस्ट एक्टिविटी है वो सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशू जो है वो लाजमी यहाँ पे साथ डाल देनी है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे आपके ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? और ट्रांसक्रिप्ट के साथ एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर किसी बंदे ने मास्टर्स डिग्री पहले की हुई है और वो दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है
तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उस डिग्री को, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड ज़रूर कर दें, लेकिन आपके ग्रेड बैचलर वाले ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ये मास्टर्स प्रोग्राम है। तो आप जो है वो बैचलर के ग्रेड्स के साथ ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के ग्रेड के साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का मौका नहीं मिलेगा। कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि मास्टर्स में आपकी जीपीए ज़्यादा है तो मास्टर्स की डिग्री की जीपीए काउंट कर लें, बैचलर को छोड़ दें। काउंट बैचलर की जीपीए ही होगी, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिग्री भी अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपने आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप काम करते रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट ऑफ फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, रेलिवेंट टू एमईजी। और उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर, और ये अगेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला आपने अपलोड करना है। ये नहीं करना कि आपकी डिग्री इन्वायरमेंटल साइंसेज में है और आप यहाँ पे किसी स्कूल के टीचर होने के लिए या टीचर होने के नाते से जो आपके पास एक्सपीरियंस आया है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दें। नहीं, प्रोफेशनल 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने साथ अटैच करने। एक रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के हेड की तरफ से होना चाहिए, और दूसरा आपके सुपरवाइज़र की तरफ से होना चाहिए, या आप कह सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बनवा लें, या किसी एसोसिएट प्रोफेसर, या आप कह सकते हैं प्रोफेसर से बनवा लें। और उन्होंने रेफरेंसेस जो हैं वो जमा करवाने के लिए भी यहाँ पे रेफरेंस लेटर्स कहना चाहिए, गाइडलाइंस दी हुई हैं, ये वाली गाइडलाइंस। तो जो रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए वो भी इन गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक होने चाहिए। आप आके इनको भी रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे रेफरेंस लेटर सबमिट करेंगे जो इन गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है तो वो काबिल कबूल यहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये टोएफल, आइलेट्स वगैरह के स्कोर्स लिखे हुए हैं, आप आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पशंस के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि वो लोग जिन्होंने इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट की है इन कंट्रीज़ के अंदर, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के अंदर, या फिर वो लोग जिनकी डिग्री इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लीट हुई है उन मुल्कों के अंदर जहां इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उनको आइलेट्स, टोएफल सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जहां इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। उसके बाद ये चेक लिस्ट है, ये भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। चेक लिस्ट जो है उन्होंने एक तरह से आपको एक टेबल दिया हुआ है बना के, तो यहाँ पे आपने जो जो एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने मैंडेटरी है ना, उनको अटैच करते जाना है और इनको टिक करते जाना है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ मोटिवेशन है तो आपने ये साथ अटैच करना है लाजमी, जैसा मैंने दिखाया आपको पीछे। तो ये लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है, आपने इसको टिक कर देना है कि जी मैंने इसको अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए गए थे वो सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये सारे आपने साथ अटैच कर दिए हैं। उसके बाद आपने इस चेक लिस्ट को जो है करना क्या है कि इसको भी आपने फिल करना है। फिल करने के बाद इसको आपने प्रिंट करना है, साइन सिग्नेचर करने के बाद, और दोबारा इसका पीडीएफ बना के अपलोड करना है। अपलोड मीन्स कि जो पीडीएफ फाइल आप बना रहे हैं उसके साथ इसको भी अटैच कर देना है। उसके बाद ये जो है ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, चाइना, इंडिया और वियतनाम वालों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके सबमिट कर देना उसी ईमेल एड्रेस पे जिसके मुतालिक हमने पीछे बात की है। तरतीब जो है उन्होंने वो भी बताई हुई है कि पहले नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे, चौथे, पाँचवें पे। तो ये तरीकाकार है। ऐसे ही आपने तमाम जो कोर्सेज हैं उनकी वेबसाइट पर जाके देख लेना है क्या डेडलाइंस हैं और क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।